हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस अबाउट क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, यानी कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो किस प्रकार से क्रेडिट को बनाते हैं, क्रेडिट का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है। क्रेडिट क्रिएशन एक ऐसी पावर है कमर्शियल बैंक्स की जो कि उनके सेकेंडरी डिपॉजिट्स को एक्सपैंड करती है। कैसे एक्सपैंड करती है? बाय गिविंग द लोन्स, एडवांसेस एंड सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट्स। तो इन तीन ढंग से सेकेंडरी जो डिपॉजिट्स होते हैं कमर्शियल बैंक्स के, उसे एक्सपैंड किया जाता है और इस एक्सपैंड करने की पावर को ही हम क्या कहते हैं? क्रेडिट क्रिएशन। कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? कमर्शियल बैंक्स किस तरह से इस पावर का यूज़ करते हैं और क्या करते हैं? तो कमर्शियल बैंक्स किस प्रकार से लैंडिंग करते हैं? कमर्शियल बैंक्स को एक रेशियो मेंटेन करना होता है। वो कौन सा रेशियो होता है? CRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो के बेस पर कमर्शियल बैंक्स अपने प्राइमरी डिपॉजिट्स में से कैश रिजर्व्स को मेंटेन करके बाकी जितना भी पैसे बचते हैं कमर्शियल बैंक्स के पास, जितना भी डिपॉजिट या रिज़र्व होता है, उस सब से वो क्या करते हैं? लैंडिंग का काम करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिससे कि उससे क्या होता है, उसके सेकेंडरी डिपॉजिट्स इंक्रीज़ करने लग जाते हैं। तो जितना भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रिज़र्व है उसे अपने पास रख के कमर्शियल बैंक्स बाकी प्रोपोर्शन से, पब्लिक डिपॉजिट्स के बाकी प्रोपोर्शन से लैंडिंग का काम करते हैं। और इस लैंडिंग से कमर्शियल बैंक्स क्या ऐड करते हैं? इस लैंडिंग से ऐड करते हैं सप्लाई ऑफ मनी को। सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है क्योंकि जब बाकी बचा हुआ पैसा जब मार्केट में दोबारा से एज लोन्स क्रिएट कर दिया जाता है तो उससे प्रोडक्शन में भी इन्वेस्ट कर दिया जाता है उसे, या कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट पर्पस से आगे इन्वेस्ट किया जाता है, तो जिससे कि इकोनॉमी भी डेवलप होती है। जब कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट को क्रिएट करते हैं, यानी कि लोन लैंडिंग करते हैं, तो क्या होता है? तो सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज़ हो जाती है और जिससे कि प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होती है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर भी प्रभाव पड़ता है और वो भी बढ़ती हैं, जिससे कि कंट्री की इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होती है और ग्रोथ होती है। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट टू क्रेडिट क्रिएशन। कौन कौन से ऐसे इसके कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको जानना पहले ज़रूरी है क्रेडिट क्रिएशन के लिए। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है बैंक डिपॉजिट्स। बैंक डिपॉजिट्स क्या हैं? जो पैसा बैंक में जमा करवाया जाता है इन देयर अकाउंट्स, तो वो क्या कहलाता है? बैंक डिपॉजिट्स। तो सबसे पहला जो बैंक डिपॉजिट है वो कौन सा है? प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है? जब एक बैंक अपने कस्टमर से कैश एक्सेप्ट करता है और उसके नाम से अकाउंट को ओपन करता है, तो वो क्या कहलाता है? प्राइमरी डिपॉजिट। तो प्राइमरी डिपॉजिट जो है, जब एक कस्टमर डायरेक्टली एक बैंक में जाकर अपना सेविंग अकाउंट या किसी भी तरह का अकाउंट ओपन करवा कर उसमें अपनी पैसे को जमा करता है, तो वो प्राइमरी डिपॉजिट बन जाता है। लेकिन प्राइमरी जो डिपॉजिट है डजंट मीन क्रेडिट क्रिएशन। तो ये क्रेडिट क्रिएशन नहीं है और ये क्या करते हैं? ये डिपॉजिट ही हेल्प करते हैं आगे क्रेडिट को क्रिएट करने में। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है सेकेंडरी और डेरिवेटिव डिपॉजिट्स। डेरिवेटिव डिपॉजिट क्या होता है? जब एक बैंक लोन्स या एडवांसेस देता है अपने बोरोवर्स को बाय ओपनिंग अ डिपॉजिट अकाउंट इन हिज नेम, तो वो क्या कहलाता है? सेकेंडरी डिपॉजिट। तो सेकेंडरी डिपॉजिट एक ऐसा डिपॉजिट है जिसमें कि कमर्शियल बैंक्स में एक अकाउंट ओपन हो जाता है जो कि उसको लोन देने के लिए ओपन कर दिया जाता है।
नेक्स्ट है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या है? जो बैंक्स हैं वो जानते हैं कि जितना भी डिपॉजिट उसके अंदर जमा है, यानी कि जितने भी डिपॉजिटर्स ने पैसा जमा करवाया है, तो वो सारा पैसा एक ही समय पर नहीं निकाला जाता है। तो वो क्या करते हैं कि उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए एक जो प्रोपोर्शन है उसका वो अपने पास एज डिपॉजिट रख लेते हैं, और बाकी जितना भी डिपॉजिट बचता है जो कि एक्सेस डिपॉजिट कहलाता है, उससे लोन देने का या उसे आगे इन्वेस्ट करने का काम करते हैं। तो जिस रेशियो में इस रिज़र्व को रखा जाता है, रिज़र्व को मेंटेन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? कैश रिज़र्व रेशियो। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सेस रिज़र्व का है। एक्सेस रिज़र्व क्या होता है कि जब कैश रिज़र्व रेशियो से कैश रिज़र्व मेंटेन कर दिया जाता है, तो बाकी जितना भी डिपॉजिट बचता है वो क्या कहलाता है? एक्सेस रिज़र्व कहलाता है, जिसका काम क्या है? जिसमें से लोन्स और क्रेडिट को क्रिएट किया जाता है बाय द बैंक्स। नेक्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या है? क्रेडिट मल्टीप्लायर है 1/r। क्रेडिट मल्टीप्लायर, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है? दिस इज इक्वल टू 1/r। 1/r में r क्या है? दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। जितना भी कैश रिजर्व रेशियो होगा उसका रेसिप्रोकल क्या कहलाएगा? क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या है? क्रेडिट मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन टोटल डिपॉजिट्स टू इंक्रीज इन प्राइमरी डिपॉजिट्स। ये एक रेशियो है। यदि एक प्राइमरी डिपॉजिट में इंक्रीज़ आता है तो उसके कारण से जितना भी टोटल डिपॉजिट में इंक्रीज़ आता है, तो ये इन दोनों का रेशियो है। किस प्रकार से है? जैसे हम आपको बताते हैं, क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू दैट इज़ जितना भी आपका टोटल डिपॉजिट में इंक्रीज़ आता है, इंक्रीज़ इन टोटल डिपॉजिट्स डिवाइडेड बाय इंक्रीज़ इन प्राइमरी डिपॉजिट। ये कैश क्रेडिट मल्टीप्लायर है। इसको हम 1/r के इक्वल भी कहते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 1/r। CM जो है आपका, यानी कि क्रेडिट मल्टीप्लायर, वो है 1/r के इक्वलेंट भी माना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपका जो प्राइमरी डिपॉजिट है वो 1000 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो रहा है, जो प्राइमरी डिपॉजिट है, तो उससे टोटल डिपॉजिट्स जो है 10,000 से यदि इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि टोटल डिपॉजिट्स में जो चेंज आया है वो कितना है? 10,000। तो जो आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होगा? दैट इज़ 10,000, जो कि इंक्रीज़ इन टोटल डिपॉजिट्स है ड्यू टू द इंक्रीज इन प्राइमरी डिपॉजिट्स, दैट इज़ इक्वल टू 1000 एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 10। तो इस प्रकार से हम क्रेडिट मल्टीप्लायर को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम क्रेडिट क्रिएशन में किस तरह की एग्जम्पशंस को, यानी कि अवधारणाओं को लेकर चलते हैं। तो फर्स्ट जो एग्जम्पशन है वो क्या है कि ऑल द डिपॉजिटर्स विल नॉट विड्रॉ देयर फंड एट वंस, यानी कि सभी डिपॉजिटर्स इकट्ठा पैसा नहीं निकालेंगे, ये मान्यता लेकर चलते हैं, और ये सेम टाइम पर या सेम इकट्ठा नहीं निकालेंगे। सेकेंड जो इसके अंदर है, बैंक्स डजंट पे इन कैश। बैंक्स जो है जो पेमेंट करते हैं वो कैश फॉर्म में नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं? द पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट बैलेंसेस, यानी कि अकाउंट ओपन कर लिया जाता है। यदि कोई मान लीजिए लोन दे रहे हैं या कोई एडवांसेस पे कर रहे हैं, तो कैश फॉर्म में नहीं करेंगे, उसके बदले में वो क्या करते हैं? अपने यहाँ पर नए अकाउंट्स ओपन कर लेते हैं। देन थर्ड इज़ ऑल बैंक्स स्ट्रिक्टली मेंटेन कैश रिजर्व रेशियो। ये ज़रूरी है बैंक्स के लिए कि वो CRR रेशियो को मेंटेन करो, इट इज़ मैंडेटरी। देन कोलेटरल सिक्योरिटीज़ आर फ्री फ्रॉम रिस्क्स। कोलेटरल सिक्योरिटीज़ जो भी बैंक्स लेते हैं उस पर किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है, और वो प्रॉपर एक अमाउंट रखती हैं। देन
नो चेंज इन क्रेडिट पॉलिसी, कोई जो क्रेडिट पॉलिसी है वो बैंक्स की चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट है, सिमिलर है, ये भी एक अजम्पशन ली जाती है। देन ऑल बैंक्स रिसीव प्राइमरी डिपॉजिट्स, कि जितने भी सभी बैंक्स हैं, सभी लोग हैं वहाँ पर जाकर जो है प्राइमरी डिपॉजिट्स यानी कि अपना पैसा बैंक्स में जमा करवा रहे हैं, सभी बैंक्स के पास प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं। ऑल बैंक्स एडवांस अ फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज लोन्स, सभी बैंक्स अपने जितने भी डिपॉजिट्स हैं उसका एक फिक्स प्रोपोर्शन जो है लोन्स की फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी एक मान्यता ली जा रही है। देन ऑल पेमेंट्स ऑफ बिजनेस बाय चेक, जितनी भी पेमेंट्स की जाती हैं, जो बिज़नेस पे कर रहा है वो बाय चेक किया जा रहे हैं, वो कैश के थ्रू नहीं हो रहा है, चेक के थ्रू पेमेंट्स हो रही हैं। और सबसे लास्ट में जो एग्जम्पशन है वो क्या है, कमर्शियल कंडीशंस आर नॉर्मल, वो नॉर्मल है, उनमें कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है, किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन नहीं है। तो बैंक्स किस प्रकार से क्रेडिट को क्रिएट करते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, ये हम टॉपिक अब डिस्कस करेंगे। तो क्रेडिट क्रिएशन क्या है, इट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स का एक्सपेंशन ही क्रेडिट क्रिएशन है, जिसमें कि सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्रिएट हो जाते हैं और जिससे दोबारा से क्रेडिट को क्रिएट किया जाता है। तो ये दो जो एजम्पशंस के बेस पर हम आराम से कर सकते हैं कि नंबर 1 कि जो कस्टमर्स हैं वो सारा का सारा अमाउंट इकट्ठा जो है विड्रॉ नहीं करेंगे, और सेकेंड एजम्पशन कि वो सेम टाइम पर सारा अमाउंट विड्रॉ नहीं करेंगे। तो अमाउंट को सेम टाइम पर भी विड्रॉ नहीं करेंगे और जो टोटल अमाउंट है वो इकट्ठा विड्रॉ नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में जो है 2 रास्ते हैं क्रेडिट को क्रिएट करने के बैंक्स के पास। फर्स्ट है क्रेडिट क्रिएशन बाय अ सिंगल बैंक और सिंगल बैंकिंग सिस्टम, सेकेंड है क्रेडिट क्रिएशन बाय द मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम। तो 2 जो वेज हैं क्रेडिट को क्रिएट करने के। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंगल बैंकिंग सिस्टम क्या होता है। तो इसको एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से डिस्कस किया जाएगा कि कैसे एक सिंगल बैंकिंग सिस्टम में इस प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है। कि मान लीजिए कि आपने जो ए है, मान लीजिए एक पर्सन ले रहे हैं ए, उसने 10,000 रुपीज़ जो है 1,000 रुपीज़ जो है डिपॉज़िट करवाए एज प्राइमरी डिपॉज़िट, किसी भी बैंक में करवाए, और जो कैश रिज़र्व रेशियो है, कैश रिज़र्व रिक्वायरमेंट है, वो कितनी है 20% फिक्स कर दी गई है। तो ऐसे में क्या होगा कि बैंक को पता है कि ना तो इकट्ठा विड्रॉ होगा, ये एजम्पशन लेकर चल रहे हैं, ना ही सेम टाइम पर सभी कस्टमर आकर अपने पैसा निकालेंगे। तो ऐसे में क्या किया जाएगा कि इस 1,000 का 20% यानी कि 200 रुपीज़ बैंक अपने पास रिज़र्व रख लेगा, और बाकी का यानी कि 800 रुपीज़, क्योंकि 1,000 में से 200 रुपीज़ तो एज रिज़र्व रख लिए उसने, बाकी जितना रह गया वो कितना रह गया 800 रुपीज़ से वो लैंडिंग कर देगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में क्या होगा, जब बैंक 800 की उसके पास लैंडिंग करेगा तो ये मानकर चलेंगे कि 800 रुपीज़ जो है वो लैंडिंग जब हो रही है तो उसके लिए अपने पास दोबारा से लैंडिंग कर दी, मान लीजिए बी को, ठीक है, बी को कर दी लैंडिंग 800 से, तो बी का अकाउंट वो बैंक अपने पास ओपन कर देगा, क्योंकि ये माना जाता है कि जो पूरा का पूरा जो अमाउंट है कैश फॉर्म में उसे लैंडिंग नहीं की जाएगी, उसके लिए बैंक जो है अपने यहाँ अकाउंट ओपन कर लेगा। तो ए के बाद किसका अकाउंट ओपन हो गया, बी का अकाउंट 800 से ओपन हो गया। अब दोबारा से बैंक के पास कितने अमाउंट आ गए, 800 रुपीज़ आ गए। नेक्स्ट अब जब डिपॉजिट माना गया ये, अब फिर दोबारा से इसमें कैश रिक्वायरमेंट्स यानी कि कैश रिज़र्व को मेंटेन किया जाएगा, यानी कि 800 का 20% दोबारा से कैश जो है वो कैश रिज़र्व की फॉर्म में रख लेगा, यानी कि 160 रुपीज़ वो अपने कैश रिज़र्व की फॉर्म में रख लेगा। तो बाकी कितने रह जाएंगे, 800 में से 160 माइनस कर दीजिए, दैट इज़ इक्वल टू 640।
तो 640 रुपीज़ अगेन एज लोन जो है आगे नेक्स्ट पर्सन यानी कि मान लीजिए सी को बैंक जो है लोन दे देता है। तो ये प्रोसेस आगे कॉन्टिन्यू रहेगी और ये कॉन्टिन्यू कब तक रहेगी, जब तक ये इनिशियल जो प्राइमरी डिपॉजिट है जो 1000 है और उससे जो है एडिशनल जो रिजर्व्स जो हैं जो कि सेकेंडरी डिपॉजिट्स के कारण क्रिएट हो रहे हैं वो बढ़ते बढ़ते जो है टोटल 4000 नहीं हो जाएंगे और टोटल जो है जो जितना भी क्रेडिट क्रिएशन हुआ है वो कितना बन जाएगा 1000 प्लस 4000 दैट इज इक्वल टू 5000 रुपीज़। तो ये जो है क्रेडिट क्रिएशन जो है 5 टाइम्स हो जाएगा ड्यू टू थ्रू द इनिशियल रिजर्व। तो मल्टीप्लायर पर क्या बना इसका क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या बना 1/r यानी कि 1/r कितना है r आपको पता ही है इसमें 20% है तो 1/20% 20 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 5। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर 5 टाइम्स हुआ 5 टाइम्स 1000 का हुआ तो 1000 रुपीज़ जो उसकी पहले प्राइमरी सेविंग थी मल्टीप्लाई बाय क्रेडिट मल्टीप्लायर इक्वल टू सेकेंडरी डिपॉजिट। ये आपका जो क्रेडिट क्रिएशन कितना हो रहा है 5000 का जो है क्रेडिट क्रिएशन इसकी हेल्प से किया जा रहा है। तो ये आपका जो है क्रेडिट क्रिएशन बाय अ सिंगल बैंक आपके सामने प्रेजेंट है थ्रू द चार्ट। तो इसमें भी देख लीजिए प्राइमरी डिपॉजिट 1000 पर्सन ए ने डिपॉजिट करवाया है जिसमें से कैश रिजर्व 200 मेंटेन किया गया और क्रेडिट क्रिएशन जो कि बैलेंसिंग फिगर है ये प्राइमरी डिपॉजिट्स माइनस कैश रिजर्व का 800। तो ये 800 से क्रेडिट क्रिएट किया गया जो कि पर्सन बी को दे दिया गया। पर्सन बी ने दोबारा से 800 से अपना अकाउंट ओपन कर लिया बैंक में उसी बैंक में और उसमें से बैंक फिर 160 का कैश रिजर्व रख के बाकी 640 से लोन क्रिएट कर रहा है जो कि सी को दे दिया गया है। सी जो है उसी बैंक में 640 से दोबारा अकाउंट ओपन कर रहा है और उसमें से दोबारा कैश रिजर्व मेंटेन किया गया है 128 रुपीज़ का 20% से तो 512 का क्रेडिट क्रिएट हो रहा है। ऐसे ये प्रोसेस आपकी आगे चलती जाएगी जिसके कारण से जब हम इस प्राइमरी डिपॉजिट्स का टोटल करेंगे दैट इज़ इक्वल टू 5000। कैश रिजर्व रेशियो आपका बनेगा 1000 बन जाएगा और क्रेडिट क्रिएशन जो हुई है वो आपके सामने टोटल में दिखा दिया कि इसके थ्रू कितनी क्रेडिट क्रिएट हुई है दैट इज़ इक्वल टू 4000। आप इसका टोटल कर लेंगे तो ये पूरी प्रोसेस में क्रेडिट कितना क्रिएट हो जाएगा 4000 रुपीज़। और नेक्स्ट जो मेथड है क्रेडिट क्रिएशन का वो है मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम। तो ये मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम क्या होता है जिसमें क्रेडिट को क्रिएट किया जाता है। मल्टीपल बैंक्स मिलकर क्रेडिट को क्रिएट कर रहे हैं और किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं ये अभी हम इस पर बात करेंगे। तो बैंक्स जो हैं जो मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम में जो बैंक्स हैं वो मिलकर लोन्स क्रिएट करते हैं एडवांसेस क्रिएट करते हैं और किस तरह से ये प्रोसेस चलता है। एक बैंक कितना लोन या कितना एडवांस क्रिएट कर सकता है जितना उसके पास कैश अवेलेबिलिटी है उतने लेवल तक का एडवांसेस या लोन्स को क्रिएट कर सकता है। जब एक बैंक एक सेकेंडरी डिपॉजिट को क्रिएट करता है अंडर द मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम तो क्या होता है कि वो जो सेकेंडरी डिपॉजिट है वो दूसरे बैंक्स को ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, और उसका कैश जो है वो लूज़ कर जाता है अपने पास से और वो कैश दूसरे बैंक्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और एक बैंक का जो डिपॉजिट्स का लॉस होता है वो दूसरे बैंक के लिए गेन का काम करता है। तो इस प्रकार से जो कैश ट्रांसफ़र हो जाता है विद इन द बैंक्स राइट और जो कि प्राइमरी डिपॉजिट्स को भी क्रिएट करता है और जो इससे इस प्राइमरी डिपॉजिट से सेकेंडरी डिपॉजिट्स भी आगे फर्दर क्रिएट हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम का क्रेडिट क्रिएशन का है वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको इस जो चार्ट में आप नज़र आ रहा है आपका कि बैंक ए में प्राइमरी डिपॉजिट आते हैं 1000 रुपीज़
और फर्म के पास उस बैंक का जो कैश रिजर्व का रेशियो है वो है 20%, राइट। तो उस बेस पर वो 20% कैश रिजर्व रख कर, यानी कि 1000 का 20% कितना बनता है, 200। तो बाकी बैलेंस क्या कर देगा, बाकी बैलेंस बचता है 800, जिससे कि वो क्रेडिट क्रिएट करेगा, जिसको आप डेरिवेटिव डिपॉजिट्स या सेकेंडरी डिपॉजिट्स भी कहते हैं। तो जो डिपॉजिट से जो बाकी बच जाता है उसके पास 800, उससे वो लोन्स एंड एडवांसेस दे देगा। अब ये लोन्स एंड एडवांसेस, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक पर्सन एक्स को दिया जाता है और एक्स को ये जो एडवांस है वो चेक के थ्रू दिया जाता है, उसकी चेक बुक इशू कर दी जाती है। तो चेक जो है ये जो है पर्सन एक्स है वो इस चेक को बैंक बी में जमा करवा देगा। तो बैंक बी में अपने खाते में जब जमा हो जाएगा तो बैंक बी के पास आ जाएंगे 800। अब बैंक बी के लिए प्राइमरी डिपॉजिट बन जाएगा 800 का, और उसमें से वो 20% यानी बैंक बी भी 20% का कैश रिजर्व मेंटेन कर लेगा, यानी कि 160 रुपीज़ कैश रिजर्व की फॉर्म में रखेगा, और आगे 640 रुपीज़ पर्सन वाई को लोन दे देगा। जब पर्सन वाई को लोन दे दिया, पर्सन वाई ने उसे आगे बैंक सी में डिपॉजिट करवा दिया, और बैंक सी के लिए अगेन ये प्राइमरी डिपॉजिट बन जाएंगे, जिसमें से वो 20% का कैश रिजर्व रख के 128 रुपीज़ का रिजर्व रख के 512 का जो है क्रेडिट क्रिएट कर देगा। तो ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू रखेगी और ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि क्रेडिट क्रिएशन 4000 रुपीज़ तक का नहीं हो जाता। तो ये क्रेडिट क्रिएट होती जाएगी। तो इस प्रकार से यदि इस चार्ट के हिसाब से देखें तो टोटल जो है प्राइमरी डिपॉजिट्स बैंक्स में, डिफरेंट बैंक्स में, मल्टीपल बैंक्स में कितने क्रिएट हुए एट द रेट ऑफ कैश रिजर्व ऑफ 20%। ये प्राइमरी डिपॉजिट्स क्रिएट होते हैं टोटल करेंगे तो ये 5000 होंगे, और जिससे कैश कितना क्रिएट हो रहा है, क्रेडिट कितना क्रिएट हो रहा है 4000 रुपीज़, और बैंक्स के पास कैश रिजर्व्स कितने क्रिएट हो रहे हैं 1000 रुपीज़। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता जाएगा, और जो है इसका काम जो क्रेडिट क्रिएट करना है जो मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम का, तो इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएट हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं, जो कितने प्राइमरी डिपॉजिट हुए थे 1000 रुपीज़, उन्होंने क्या काम किया, उस 1000 रुपीज़ ने ही मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत 4000 रुपये का एडवांस लोन दिया, और 20% का कैश रिजर्व मेंटेन किया गया, जिसका अमाउंट आपने देखा ही था कितना बना था 1000 रुपीज़। तो हमारे जो टोटल डिपॉजिट्स आए थे, टोटल डिपॉजिट्स वो कितने बने थे, टोटल डिपॉजिट्स बने हमारे 5000 के, राइट, जिसमें से कैश रिजर्व कितना बना 1000 का, और बाकी 4000 के क्रेडिट को क्रिएट किया गया और एडवांसेस को दिया गया। तो इस प्रकार से मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम जो है वर्क करता है अंडर द मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम अंडर द क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, तो मिलकर बैंक्स क्रेडिट को क्रिएट करते हैं एक प्राइमरी डिपॉजिट। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्या क्या कमियां हैं, किसके कारण से हम उतना क्रेडिट नहीं क्रिएट कर पाते हैं जितना बैंक्स की रिक्वायरमेंट है या इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट है या बैंक्स चाहते हैं। तो बहुत सी ऐसी कमियां हैं जिसके कारण से उतना क्रेडिट क्रिएट नहीं हो पाता। तो इसकी सबसे पहली लिमिटेशन है अमाउंट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट्स। प्राइमरी डिपॉजिट्स का अमाउंट कितना बैंक्स के पास जमा है इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। यदि सभी लोग अपने बैंक डिपॉजिट्स को वहाँ पर जमा करते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स वहाँ रखते हैं, अपने सेविंग अकाउंट्स ओपन करवाते हैं, तो कमर्शियल बैंक्स के पास अधिक मात्रा में प्राइमरी डिपॉजिट इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इस लिमिट को कि कितना क्रिएट करें और कितना वो कैश
अपने पास रख सकते हैं, इस पर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंट्रोल बना रहता है। नेक्स्ट लिमिटेशन है कैश रिजर्व रेशियो की, जो कि सेंट्रल बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाता है कमर्शियल बैंक्स के लिए, और इसका मेन पर्पस क्या होता है? कीपिंग दिस रिजर्व इज टू फुलफिल द ट्रांजेक्शनल नीड ऑफ डिपॉजिटर्स एंड टू इंश्योर सेफ्टी एंड लिक्विडिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स। क्यों इसे मेंटेन किया जाता है? ताकि जो भी डिपॉजिटर्स की समय समय पर कैश की नीड्स हैं उसे फुलफिल किया जा सके और कमर्शियल बैंक्स की लिक्विडिटी को मेंटेन किया जा सके। तो कैश रिजर्व रेशियो भी इफ़ेक्ट करता है क्रेडिट को क्रिएट करने में। तो जितना भी इसका रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम वॉल्यूम में क्रेडिट क्रिएट किया जाएगा। यानी कि क्रेडिट क्रिएशन और कैश रिजर्व रेशियो में रिवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज कर जाता है तो क्रेडिट क्रिएशन डिक्रीज कर जाएगा, और अगर कैश रिजर्व रेशियो डिक्रीज कर जाता है तो क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट लिमिटेशन है लीकेजेस। लीकेज क्या है? इट इम्प्लाइज द आउटफ्लो ऑफ कैश। तो इसमें लीकेजेस के कारण जो कैश का जो क्रेडिट क्रिएशन होता है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर दो तरह की लीकेजेस डिस्कस करेंगे हम। पहले लीकेज है एक्सेस रिजर्व्स। कई बार इकोनॉमी में डिप्रेशन की कंडीशन होती है, रिसेशन आ गया है, मंदी चल रही है, तो ऐसे में जो बैंक्स है वो क्या करते हैं, अपने पास ज़्यादा रिजर्व्स को मेंटेन करते हैं इंस्टेड ऑफ यूटिलाइजिंग फंड्स फॉर लैंडिंग। तो लैंडिंग कम होती है लेकिन बैंक्स के पास रिजर्व्स जो हैं मेंटेन रहते हैं, वो अपने पास ज़्यादा मनी को होल्ड करके रखते हैं। तो ऐसे में क्रेडिट क्या हो जाता है? कंट्रोल्ड हो जाता है कमर्शियल बैंक्स का, और कम अमाउंट में जो है क्रेडिट को क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट लीकेज है इसमें करेंसी ड्रेन्स। करेंसी ड्रेन्स क्या कहती है कि यदि जो लोग हैं वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट्स जो हैं वो बैंक्स में नहीं रखते, बल्कि वो कैश में डील करते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं, और कस्टमर जो है अपने पास ही कैश रखना पसंद करते हैं। तो ऐसे में सेविंग्स कम हो पाएंगी, प्राइमरी डिपॉजिट्स कम हो पाएगा, और जिसके कारण से बैंक्स का क्रेडिट क्रिएशन भी कम होगा, जिससे कि उसकी जो कैपेसिटी है क्रेडिट क्रिएशन की वो रिड्यूस कर जाती है। नेक्स्ट है बिजनेस कंडीशंस। बिजनेस में भी कई तरह की, इकोनॉमी में भी कई तरह की कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे कभी रिसेशन है, डिप्रेशन आ गया है, या फिर कई बार इन्फ्लेशन होता है, प्रॉस्पेरिटी है, ग्रोथ फेज चल रहा है। तो दोनों कंडीशंस में क्रेडिट भी अलग अलग ढंग से क्रिएट की जाती है। यदि इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है और डिप्रेशन फेज़ है तो ऐसे में ग्रोथ नहीं होती है, डेवलपमेंट नहीं होती है, और प्रोडक्शन या किसी भी तरह के इंडस्ट्रीज़ में कम इन्वेस्ट किया जाता है। तो ऐसे में लोन्स की डिमांड भी कम होती है। तो ऐसे केस में क्रेडिट क्रिएशन भी नहीं हो पाता उतना जितना कि एक्चुअल में होना चाहिए। लेकिन यदि इसके रिवर्स कंडीशन है, ग्रोथ हो रहा है, प्रोस्पेरिटी फेज चल रहा है, तो ऐसे में बिजनेसमैन की अप्रोच रहती है ज़्यादा से ज़्यादा मनी को इन्वेस्ट करना। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा वो लोन्स बैंक से लेने की कोशिश करते हैं, जिससे कि बैंक्स अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली ज़्यादा से क्रेडिट को क्रिएट कर पाते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है, जो लिमिटेशन है, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ बोरोवर्स की, कि क्या बोरोवर्स मार्केट में हैं जिन्हें लोन्स की आवश्यकता है या नहीं। यदि बोरोवर्स अवेलेबल हैं तो डिमांड भी होगा। किसका डिमांड होगा? लोन्स का डिमांड होगा। तो ऐसे में बैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स को, एडवांसेस को क्रिएट कर सकते हैं। यदि बैंक बोरोवर्स ही नहीं है तो ऐसे में बैंक्स भी का जो क्रेडिट क्रिएशन है वो कम हो पाएगा और उतने लेवल पर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट लिमिटेशन है अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज़। क्या क्रेडिट को लेने के बदले में सिक्योरिटीज़ की अवेलेबिलिटी है या नहीं है बोरोवर्स के पास। यदि बोरोवर्स के पास सिक्योरिटी अवेलेबल है तो वो इजीली बैंक से क्रेडिट को क्रिएट कर लेंगे, लेकिन क्रेडिट ले लेंगे और उन्हें लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर सिक्योरिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो ऐसे केस में बोरोवर्स को लोन बैंक से लोन लेना
मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटीज़ की वैल्यू उतनी नहीं है जितनी बैंक्स की डिमांड है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि सिक्योरिटीज़ की अवेलेबिलिटी का होना, जिससे कि बैंक्स अपने लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगली लिमिटेशन है पॉलिसीज़ ऑफ अदर बैंक्स। एक बैंक की जो पॉलिसी है, क्या वही पॉलिसी दूसरे बैंक भी अपना रहे हैं या नहीं, तो इस बात पर भी क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड करता है बैंक्स का। तो अगर एक बैंक क्रेडिट को क्रिएट कर रहा है, तो जो दूसरे बैंक्स हैं, वो जो पावर है उसकी, उस बैंक की क्रेडिट क्रिएट करने की, वो दूसरे बैंक्स पर भी डिपेंड करती है। यदि दूसरे बैंक्स भी आगे लोन्स को क्रिएट करना चाहते हैं, तो यदि मान लीजिए बैंक ए है, उसके पास यदि 1000 की सेविंग आई और उसने 10% का कैश रिजर्व रख कर बाकी 900 का लोन क्रिएट कर दिया, तो बैंक ए की कैपेसिटी लोन क्रिएट करने की हो गई 900। ये 900 अगर बैंक बी में जमा करवा दिए गए और वहाँ पर बैंक आगे लोन नहीं देना चाहता है, तो ऐसे में क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस रुक जाएगा। या उसकी जो क्रेडिट रिज़र्व, कैश रिज़र्व है, वो 20% मेंटेन कर लेता है, तो ऐसे में उसकी जो कैपेसिटी होगी कंपैरेटिवली आधी हो जाएगी लोन को क्रिएट करने की। तो डिपेंड करता है कि क्या सभी बैंक्स उसी तरह से लोन्स को देना चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार से डिपेंड करेगा कि क्या बैंक्स की आपस में पॉलिसी मैच भी होती है, और अगर पॉलिसीज़ मैच होती हैं, क्रेडिट को क्रिएट किया जा रहा है, तो इकॉनमी अपने आप ही ग्रो होगी, डेवलप होगी, ज़्यादा से ज़्यादा फंड अवेलेबिलिटी होगी मार्केट में, और जिससे कि ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ या जो भी जिन भी प्रायोरिटी सेक्टर्स में जो ग्रोथ चाहिए, वो आसानी से हो पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी पार है बैंक्स की क्रेडिट को क्रिएट करने की प्राइमरी डिपॉजिट्स की हेल्प से। थैंक यू सो मच।